और इंडिया ने इतनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली कि इंडिया कहते हैं कि हमें आपकी परवाह ही नहीं है यार, आप कौन है, हम आपकी वो जिसे कहते हैं ना, आप हैं कौन, हम आपके साथ काम ही नहीं करना चाहते। कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपने क्लब बना लिए, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इस जैसे अदारे, और पाकिस्तान को कहा भाई तुम छुड़ निकलो बाहर। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। ये जो है ये एक समझ लें पहाड़ टूट पड़ा है यूनुस के सर पर। क्योंकि आप ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से 35% टैरिफ लागू कर दिए गए हैं ढाका पर। भारत को किनारे करने की साजिश फिर नाकाम। नेपाल ने दिखाई रीढ़, पाकिस्तान चीन की चाल पर फिरा पानी। ऐसा करके नेपाल ने भी भारत से दोस्ती निभाई, जिससे चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स को अमेरिका के रिटेलर्स ने रोक दिया है। जब इंडिया किसी को अपनी मर्जी करने नहीं देता, वो कहता है जो मैं करूंगा वो इस खित्ते में होगा। ये बयान सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं था, ये मसीधा तमाचा था चीन और पाकिस्तान की साजिश। कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? नेपाल ने साफ साफ कह दिया कि वो किसी ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें भारत शामिल ना हो, और भारत को बिना पूछे उसके बगैर कोई भी नया क्षेत्रीय गठजोड़ सिरे से अस्वीकार्य है। आपको बताएं कि लकी मरवत में वांडा आमिर के करीब शरपसंदों ने गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है। बेटनी ऑयल फील्ड से पंजाब जाने वाली मेन गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया है। पानी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसमें भारत को बाहर रखने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन नेपाल ने पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब देकर सारा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल चीन और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में एक नया सहयोग संगठन बनाने की योजना बना रहे थे। एक ऐसा संगठन जिसमें भारत की कोई भूमिका न हो, लेकिन इस मंसूबे पर नेपाल ने पानी फेर दिया है। नेपाल, जो इस समय सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का अध्यक्ष है, ने साफ कर दिया है कि वो किसी नए संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा। नेपाल का स्पष्ट कहना है कि सार्क को ही फिर से सक्रिय और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए और इसमें भारत की पूर्ण भागीदारी जरूरी है। याद रहे, सार्क का मुख्यालय भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही स्थित है। कुछ समय पहले चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक चीनी शहर में बैठक की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि एक नया सार्क बनाया जा सकता है जो भारत को दरकिनार कर दे। बाद में पाकिस्तान ने सफाई देते हुए कहा कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन तब तक नेपाल चीन और पाकिस्तान की इस योजना के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो चुका था। नेपाल के कूटनीतिक सूत्रों ने भी साफ कर दिया है कि काठमांडू की इस साजिश में कोई दिलचस्पी नहीं है। गौरतलब है कि आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन भी काठमांडू में ही 2014 में हुआ था और उसके बाद से ये संगठन ठंडे बस्ते में पड़ा है। लेकिन अब नेपाल की इस कड़ी प्रतिक्रिया ने एक बार फिर इस संगठन को पुनर्जीवित करने की उम्मीद जगा दी है और ये संदेश साफ है, दक्षिण एशिया की राजनीति भारत को अलग करके नहीं चलेगी। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपने क्लब बना लिए, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इस जैसे अदारे, और पाकिस्तान को कहा भाई तुम छुड़ निकलो बाहर, हम यहाँ पे अपनी इजारादारी इस खित्ते में बनाएंगे। पाकिस्तान को कहा तुम इस खित्ते से बाहर निकलो, हम अपनी इजारादारी बनाएंगे और तुम्हारा यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, अब हम तुम्हें नहीं पूछेंगे और तुम्हें हम अकेला कर देंगे। अब सुनने में मुझे ये पता चला है कि इंडिया को इनवाइट किया जाएगा, ठीक है जी, और इंडिया के क्योंकि व्यूज हमेशा डाइवर्जेंट रहते हैं। अब दो इंडिया की होस्टाइल नेबर्स, होस्टाइल रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना के साथ हैं, और अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों इसको वो बुलाते हैं तो वो कहेगा जी मैं तो नहीं आता। और इंडिया ने इतनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली कि इंडिया कहते हैं कि हमें आपकी परवाह ही नहीं है यार, आप कौन है, हम आपकी वो जिसे कहते हैं ना, आप हैं कौन, हम आपके साथ काम ही नहीं करना चाहते। सो सार्क के वो सारे के सारे सार्क बेसिकली इंडिया ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान का, उन्होंने 2016 में बायकॉट कर दिया, 1 साल 2 साल, और उस वक्त हसीना वाजिद थी और वो सारी बात है। अब हसीना वाजिद कमज़ोर हो गई हैं, बाहर चली गई हैं, उनके आने के कोई चांस नहीं है और थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे आर बीइंग एक्सपेक्टेड। 1 साल होने को है जो केयर टेकर सेटअप ऑन लॉन्च है
उसको पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो पाकिस्तान और चाइना जो है वो समझते हैं कि ये काफ़ी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं, और इस सिलसिले में ये पाकिस्तान और चाइना शायद कोई 10 मेंबर कोई सिक्योरिटी अलायंस या कुछ इस तरह की हम 7 मेंबर 8 मेंबर बनाएंगे। सो इस खित्ते में रशिया नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर रशिया चाइना ये सारे वही हो जाते हैं फिर तो ये SCO ब्रिक्स वाली बात ही होगी, तो रशिया इससे बाहर रहेगा, ईरान भी बाहर रहेगा। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, चाइना इनिशियली, एंड देन साथ में अफगानिस्तान को अटैच करेंगे, फिर बाद में मालदीव, श्रीलंका, वो सार्क वाली फॉर्मेशन जो है वो होगी। और अब इंडिया को इस चीज़ को फैसला करना है कि उसने क्या करना है, ठीक है ना जी। और इसमें अगर आप देखें कि जो इंडियंस ने तो बहुत देर से कहना शुरू कर दिया। आपको याद होगा हैप्पीमोन जैकब ने कहा था द एंड ऑफ साउथ एशिया, जो अपना उनका जर्नल है फॉरेन अफेयर्स में, उसने कहा था, ठीक है, और सही उसने कहा था, क्योंकि इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान को ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना, अकेले कर देना, ठीक है जी। अब इंडिया को चाहिए था कि आप अगर एक ऐसा रीजनल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें आप अपनी इंडिया को एज ए डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, इंडिया को डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, तो वो कैसे मुमकिन है? आप, और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो सार्क को उन्होंने कर दिया। अब इंडिया को चाहिए क्या था? इंडिया को चाहिए ये था कि पाकिस्तान को अंदर रखता और सार्क में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करता अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान को बाहर निकालना है, हम क्वाड, ब्रिक्स, SCO, G20 हमारे लिए ये हैं, ग्लोबल साउथ, ये 4-5 फॉर्मेशंस उन्होंने अपनी बना ली और उस पर वो चल पड़े। I2U2 उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक तो अमेरिका, इजराइल से है, छोटी मोटी तो हम बात ही नहीं करते। सो मैं तो बहुत देर से ये कह रहा था पहले कि पाकिस्तान को ही एक ब्लॉक बनाना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, हमें भी तो भाई अपनी मर्जी करनी चाहिए। इंडिया अगर डोमिनेट कर सकता है, इंडिया अगर सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सानों की मसला है या व्हाई वी हैव इश्यूज, क्यों मसला है, हमें क्या प्रॉब्लम है? तो बांग्लादेश के गारमेंट्स को अमेरिका के रिटेलर्स ने रोक दिया है। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स जो कि अमेरिका बड़ी तादाद में पहुंचते थे, और जब आप किसी अमेरिकन स्टोर पर यहाँ पर जाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको 2-3 कंट्रीज़ जो कि नज़र आते हैं, उसका टैग कपड़ों पर, उसमें 3 कंट्रीज़, 3 से 4 कंट्रीज़ बड़े आपको नज़र आते हैं। एक है वियतनाम, एक है मलेशिया, एक है बांग्लादेश और एक है इंडिया। ये 4 कंट्रीज वो हैं कि जब आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए, तो आप टैग देखते हैं तो उस पर अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये टैग लगे होते हैं। तो देखिए जी, थैंक यू वेरी मच, हेलो कह रहे हैं, हेलो टू यू, हेलो टू ऑल। तो ये जो है ये एक समझ लें पहाड़ टूट पड़ा है यूनुस के सर पर। क्योंकि आप, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से 35% टैरिफ लागू कर दिए गए हैं। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।